इस पायनियर ऑनलाइन ग्रुप नागपुर, इनका भी तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। आप सभी का आभारी हूँ कि आज मुझे आपने यहाँ मेरे अनुभव शेयर करने के लिए मुझे अवसर दिया। आज मेरा 7वां आभार दिन है, ग्रेटिट्यूड डे है। मेरे भगवान, मेरे ईश्वर से बहुत बहुत जो मेरी उम्मीद थी आज रियलाइज कर रहा हूँ। साथ ही इतनी उन सुंदर फेलोशिप जिन्होंने बनाया, वो महान विभूति डॉक्टर भीम और डॉक्टर बिल डब्ल्यू, और साथ ही साथ अगर आप मुझे मदद नहीं करते तो शायद ये जो 7 साल की मेरी जो शराब मुक्ति है, जो जर्नी है, फेल हो गई रहती। जैसे कि अभी विजय भाई ने, मैं ऑन द रोड था, एक 40-50 किलोमीटर से निकला था मैं, और शेयरिंग में सुन रहा था। जैसे कि विजय भाई ने बताया, उन्होंने मेरा पहला दिन देखा है, तो अपना ऐसी। परिचय दीजिए दिलीप भाई, काइंडली। हाँ सॉरी दोस्तों, मैं शराबी हूँ, मेरा नाम दिलीप है। हाँ दिलीप हाँ भाई। दिलीप भाई। हाँ, थैंक यू थैंक यू। आज असीम भगवान की कृपा है, आप सभी भाइयों का साथ और एक का सुंदर मार्गदर्शन, स्पॉन्सर की मदद, यही कारण है कि अभी तक मैं शराब का वो जहरीला घुट नहीं लिया और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जो अभी मैंने कुछ अनुभव सुने, ये किस प्रकार की नशेड़ी लत बोलूं या आदत बोलूं या पागलपन बोलूं, कि इस टाइप का भी मेरा जीवन हो सकता है। आज से 7 साल पहले अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मेरे जिंदगी का कोई अल्टीमेट पर्पज ही नहीं था कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा मकसद क्या है, क्यों अननेसेसरी मैं जी रहा हूँ, यानी किसी को कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अवस्था एकदम से नहीं हुई थी। मेरी तालीम बड़ी अच्छी हुई है, मुझे स्कॉलरशिप में 7वीं क्लास में ही नंबर 1 आया एक तालुका से मैं। एजुकेशन मेरा अच्छा हुआ है, बाद का एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी ठीक ठाक रहा है, और मुझे परिवार भी, मिसेज भी अच्छी मिली। और मेरे काम धंधे भी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार के मुझे काम धंधे मिले। अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगा, और धीरे धीरे मेरी दारू बढ़ने लगी। जैसे मेरे काम धंधे बढ़े, वैसे मेरी एक झंझावात चालू हो गया शराब का, कि एकदम मतलब वो शाम वाला मामला ही खत्म हो गया था। मेरा जो आखिरी का पड़ाव था शराब पीने का, वो पैटिया 3 बजे में शराब पीने लग गया था। मतलब शाम को भी होना, दोपहर में होना, और पैटिया 3 बजे पैदल पैदल घर से निकल कर, लाख है गेट में, गेट से खुद कर, ये मेरी जर्नी चालू हो गई। 2-3 किलोमीटर पैदल पैदल कुत्तों के भीड़ में जा रहा हूँ, कुत्ते काटेंगे उसका मुझे कोई मलाल नहीं। ये नॉर्मल कोर्स में एक नॉर्मल इंसान इस प्रकार की शराब नहीं पी सकता, लेकिन मैं पी रहा था, दोष दूसरे को देता था। ये जर्नी आगे भी चलती रही, इसके चलते मैं मेंटल डिसऑर्डर हो गया। पर मुझे नहीं दिख रहा था कि मैं मेंटल डिसऑर्डर हुआ कि नहीं हुआ, मैं मेरे अंदर में पागलपन के लक्षण है कि नहीं है। मैं यही बोलता कि आई एम ऑलवेज राइट, मैं सही हूँ। पर घर के लोगों को दिखता था, उन्होंने नागपुर के एक नामी साइकेट्रिस्ट के लॉकअप में डाल दिया मुझे। वहां डालने के बाद में जब मुझे छुट्टी हुई तो डॉक्टर ने बोला था, आस्था हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर डॉक्टर पवन, उन्होंने बोल दिया था मुझे कि भाई अभी तुम शराब पियोगे तो मर जाओगे। लेकिन मैं दोस्तों नहीं माना। उसके बाद में मैं 100 दिन रिहाब सेंटर में रहा। वहां पे भी मुझे समझाया गया कि भाई यहाँ से जाने के बाद में तुमको अल्कोहलिक सर्विस की मीटिंग करना है। लेकिन मेरा अहंकार और मेरा घमंड मुझे रजामंदी, मुझे परमिट इन चीजों के लिए नहीं करता था। फिर जम के दारू ऐसी शुरू हो गई रिहाब सेंटर से आने के बाद में, कि मेरी सब कुछ तबाही और बर्बादी, ये शब्द बहुत छोटे हैं। सॉरी, आया था, मेरी आवाज आ रही क्या? हेलो। आ रही आ रही आ रही। जी जी, एक फोन आया था, सॉरी। ये जो शब्द मेरे लिए छोटे हैं, तबाही और बर्बादी, मैं इससे आगे जाके बोलूंगा कि नॉट समन्स डेथ, सिंपल लैंग्वेज में नॉट समन्स डेथ का मतलब होता है महल से रोड पे आना। यानी आज से 20 साल पहले, 2003 में मेरी 4 में शादी हुई, अभी 2004 चालू है, अपना 2024 चालू है, 25 चालू है। 20 साल पहले मैं लाखों रुपया कमाने वाला इंसान, और आज से 7 साल पहले मैं रास्ते पे भीख मांग रहा था, घाटों में सो रहा था। 6-7 महीने घाटों में निकाला मैंने, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था मैं। डिफेंस, रेलवे, WCL, माइल, 60 से 70 लोग मेरे पास में काम करते थे, उनको मैं रोजगार दिया करता था। लेकिन आखिरी का पड़ाव ऐसा था कि आज से 7 साल पहले मैं, इसलिए मैंने बोला कि नॉट समझ डेथ। मैंने अच्छा मकान लिया था, लेकिन मैं वहां गया भी नहीं। शराबखोरी में मैंने वो मकान बेच डाला। एक दिन ऐसा आ गया मेरी जिंदगी में कि
सुनामी आ गई। मैं रात के 11 साढ़े 11 बजे घर में शराब पी के जम के आया, और घर में आने के बाद में सारे एलिगेशंस, दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप मैंने मिसेस के ऊपर में डालना चालू कर दिया, और उसके जितने भी 12 13 साल की साड़ियाँ और ड्रेस थे मैंने काट डाला, और मेरे हाथ में जो औजार था वो औजार मैंने उसके गले में चिपका दिया। उसने एक झटका मारा और औजार नीचे गिर गया, और एक 6वीं क्लास में लड़की और एक तीसरी क्लास में लड़का उसी रात को, आधी रात को, बैरन जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में मेरी मिसेज दोनों बच्चों को लेके भाग गई। अब मुझे इस बात का मलाल नहीं है कि नागपुर शहर में रात के 12 साढ़े 12 बजे ऑटो वाले कैसे, रिक्शे वाले कैसे, वो कहा जा रही है कि उसका जो मकान था मेरे घर से काफी दूर है। मैं वैशाल नगर में रहता हूँ, उसका मायका रेशिमबाग चौक में है, यानी काफी डिस्टेंस पर है। मुझे उसका मलाल नहीं कि 30 साल की 31 साल की जवान, देखने में ठीक ठाक औरत, उसके साथ में क्या अभद्र व्यवहार होगा, ऑटो वाले रिक्शा वाले क्या करेंगे, उसका मुझे मलाल नहीं है। मुझे कोई दर्द नहीं और कोई मुझे पीड़ा नहीं है, किसी प्रकार की केयर नहीं है। दोस्तों उसी रात तो मुझे भी भगा दिया घर मालक ने, औरत अपने परिवार के पास गए और मुझे उसी रात को बाहर कर दिया। भाई के पास में गया, भाई ने भी भगा दिया, दूसरे भाई ने भी भगा दिया। इस सूरत में क्या करना है, मेरे सामने बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया। और फिर मैं एक वैशाल नगर में घाट है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि भैया मेरे को थोड़ा बैठने के लिए जगह मिलेंगी क्या। घाट में गया और रात भर निकाला मैंने। ऐसे फिर मेरी दिनचर्या चालू हो गई, ब्रश नहीं, नहाना नहीं। जिस एरिया में मुझे घाट मिलते थे, जिस एरिया में मैं जाता था, उस घाट में रात में टाइम पास करना, ये अवस्था मेरी दारू ने किया। लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। एक पढ़ा लिखा इंसान, एक अच्छी तालीम में रहने वाला इंसान, मेडिटेशन और ध्यान करने वाला इंसान, मैं 10वीं और 12वीं के एग्जाम होने के बाद में 1.5 से 2 महीने तक मैं बोरधरण में रहता था। शिविर केंद्र है हुएन सैंग इंटरनेशनल रिट्रीट सेंटर, वर्धा में, चेलू में है। मैं वहां जाके फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में धूपकाली की छुट्टी आ गई, वही जाके मेडिटेशन ध्यान, फिर भाजा जाता था, पूना जाता था। यानी बड़ी मस्त तो मेरी जिंदगी 30 साल तक चली गई। लेकिन दोस्तों ये कैसा हो रहा, क्यों हो रहा, क्या मामले थे, ना डॉक्टर समझा रहा ठीक से, ना मेरे को साइकिट्रिस्ट समझा रहा ठीक से। वो समझा भी रहा तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ ना, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया भर का मतलब कमाली का मुझे अहंकार और घमंड, ये दोनों चीजें ने मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों 7 8 महीने निकल गए मेरे हाथों में, और एक नशेड़ी को अच्छे विचार नहीं आते, जैसे मुझे भी वैसे आ गए अजीब से विचार। अब औरत ने बोल दिया रात के 12 बजे जाते हुए कि जस्ट आई वांट टू डाइवर्स, मुझे आपके साथ में रहना नहीं, मुझे डाइवर्स चाहिए, कसाई आदमी के साथ में मुझे रहना नहीं है। तो ये अल्टीमेटम था मेरे लिए। मैं बोला अभी औरत भी गई, बच्चे भी गए, भाई भी भगा रहा है, सारे रिश्तेदार भगा रहे थे, फिर अभी जी के करना क्या। काम धंधे भी गए, रेलवे में मेरे 19 लाख रुपए डूब गए, मेरा पूरा फॉरफिट कर दिया, टेंडर वेंडर सब। तो ऐसे सूरत में फिर दारू छूटेंगी, फिर खड़ा होऊंगा, मानसिकता विकृत, पूरा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसा पागलपन में दोस्तों मैंने कुछ महीने निकाला। और आखिर में ऐसा लगा, जैसे आज की 20 तारीख है, एक 6 7 दिन पहले से विचार आने लगे कि भाई अब सब कुछ मेरा मट्टी मलित फलित हो गया, अभी जिंदा रह के कोई मतलब नहीं है। दोस्तों मैं 20 तारीख को, आज के दिन सुबह, मुझे लगा कि मेरे एक भाई ने मुझे थोड़ा पढ़ाई लिखाई के लिए हेल्प किया है, तो उसकी माफी मांगू करके मैं आज सुबह मेरे भाई के घर में गया। वो मेरे भाई ने मुझे बैरंग वापस कर दिया, बोले गेट आउट, पागल आदमी की, बोले यहाँ कोई इज्जत नहीं है। तो मैंने पानी मांगा, मुझे पानी भी नहीं मिला। दोस्तों ये अवस्था मेरी 20 जनवरी की थी। जैसे मैं वहां से बगैर चप्पल, 6 7 महीने से कपड़े धोए नहीं है, ब्रश नहीं है, बाल खड़े हैं, यानी बहुत ही क्रुशियल सिचुएशन थी मेरी। और मैं वहां से पैर अपने उल्टे करके निकल रहा हूँ, तो एक मेंबर जो 1 साल से सोबर था, मुझे वो अच्छे से पहचानता था कि मेरा लाइफ स्टाइल कैसा था उस एक जमाने में, और मैं किधर काम करता, कितने लोग काम कर रहे हैं मेरे पास में, उसको सारी कहानी मुझे मालूम, उसको मालूम। वो मुझे बोलता है कि दिलीप दारू छोड़ना है क्या। मैंने उसको झाप दिया। मैं बोला साले, आवा बावा गंदा ताबीज हो गए, नामी डॉक्टर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, व्यसन मुक्ति केंद्र हो गया, इसके बाद में बचा क्या है। बोले अल्कोहलिक साइंस का, बोले पाइनियर ग्रुप, जो आज ऑनलाइन मीटिंग में बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहा है इतने सालों से, बहुत अच्छे अच्छे शेयरर आते हैं, मुझे बहुत ट्रेनिंग मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत कुछ सीखने को मिला जब से ये पाइनियर ग्रुप ऑनलाइन मीटिंग चालू हो गई। दोस्तों यही पाइनियर ग्रुप का रिट्रीट था। वो तारीख थी 20 जनवरी और 21 जनवरी 2017। मुझे वहां जाना था। वो जो मेंबर था उसने ऐसा ऐसा बता के मुझे
मैसेज देके निकल गया वो काम। मैं एक मेंबर के घर में गया 1 घंटे के बाद में, यार ऐसा ऐसा मैसेज मिला है भैया, मुझे जाना है, साधन कुछ भी नहीं। बोले फलानी फलानी गाड़ी जा रही है, बोले उसमें जाके बैठ जा। दोस्तों मैं जाके बैठ गया। वहां गया है मैं लुनारा में, बहुत पसीना निकल रहा था। पहले दिन कौन चेयरमैन, कौन सब, क्या सब्जेक्ट, क्या शेयरिंग, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि आई एम फुल्ली मेंटली डिसऑर्डर। और बॉडी कप कपा रही थी, शरीर से पानी निकल रहा था। बड़े मुश्किल से पहला दिन निकला। दूसरा दिन उससे भी खतरनाक निकला। जैसे मच्छी को पानी से बाहर निकालो, जैसे मच्छी तड़पती है, वैसी मेरी अवस्था थी कि अभी मरता कि क्या कर। तो बड़े मुश्किल से वो 2 दिन निकले। और आप लोगों ने मुझे बोला दिलीप तो आते रहे, हम भी एक जमाने में ऐसे थे, 19-20 का फर्क है, और जो गया वो वापस आ सकता है। ये आप लोगों ने मुझे एश्योरेंस दिया था। एक मेंबर ने ये भी बोला था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस अलिखित दावा करती है, जो गया वो वापस आ सकता है, बशर्ते मुझे पूरे ईमानदारी से प्रोग्राम को फॉलो करना पड़े। ये बातें मैंने सुना आप लोगों की, और सारे लोग जाने लगे। बढ़िया मटन का खाना था, मेरे से एक भी निवाला नहीं गया। और 4, 4:30 बजे, 5 बजे लोग जाने लगे, मैं अकेला ही था। क्योंकि मामला ऐसा था कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, साला ना रहने को घर है ना कुछ है। एक मेंबर मुझे बोलता है, दिलीप क्यों यार रुके, बोले तुम यहाँ अभी तक। बोला यार मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते ही जाना है, मुझे चलते ही जाना है। बोले अभी कहाँ रहोगे, मतलब घाट। अरे नहीं यार, बोले घाट में मत रहे, बोले अब मेरे घर में टेरिस है, बोले जितनी मर्जी दिन निकाल, बोले। बोला यार बड़े अच्छे मेंबर है, इसका नाम है राजेश यार। उन्होंने मुझे अपने टेरिस पे रखा चार कुछ दिन तक। बोले जब तक तेरा कोई जुगाड़ नहीं होता, तो वो टेरिस पे निकाला। ठंडी के दिन थे, उनके घर के लोगों ने कुछ दिया था मुझे ओढ़ने के लिए, नीचे डाल। 4 दिन निकला। सुबह दोपहर मीटिंग, एक ऐसा झंझावात चालू गया। आप लोगों ने बोला कि 90 दिन 90 मीटिंग, पूरी रिगरस आने से। अब यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, और यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं, क्योंकि शराब के लिए मैंने अभी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना, कभी डिफेंस नहीं किया, कभी नहीं किया मैंने, कोई रिजर्वेशन नहीं था। साला बाप भी मर गया मेरा, तो भी मैं घाट में दारू पी रहा हूँ। मेरी मिसेस ने जहर पिया, फिर भी मैं उसको देखने के लिए नहीं गया। मैं जहर पी के हॉस्पिटल के नीचे में गिरा हूँ। जहर पी लिया मेरे औरत ने, बावजूद मैं देखने नहीं गया। दोनों बच्चे मेरे को पापा बोले, चलो बोले, मम्मी बोले, फेस निकाल रही, बोले मुंह से झाग निकल रहा है। उसने पाइजन पी लिया था मेरी मिसेस ने। रानी दुर्गावती चौक में समर्पण हॉस्पिटल है। दोस्तों मैं गया तो सही, लेकिन मैं मेरे मिसेस को नहीं मिला। मैंने इतनी शराब पी, वहां मेरे डिक्की में थी और दारू पहले पी के था, और भी पी। और वहां पे ड्रेन थी, एक नाली थी, नाली में जाके गिर गया। दोनों बच्चे रोते रोते मेरे पास में। पापा बोले मम्मी को कुछ भी हो सकता है, बोले तुम मिलने के लिए चलो, बोले। मेरे से जम ही नहीं रहा था। मैं कितना भी प्रयास कर रहा था वो ड्रेन से निकलने के लिए, लेकिन जम नहीं रहा था मेरे से। मैं वही पड़ा। दोस्तों जब मुझे, कब मेरे को जागृति आई, कब मैं जागा हुआ, कब मेरी चेतना खुली, तो ये भी नहीं मालूम मुझे को, अभी भी नहीं मालूम। लेकिन वो पैटे का टाइम होगा शायद। मैं जाके मिला उनको, रिसेप्शनिस्ट को बोला, मैंने बोला मनीषा नाम की एक लेडी थी, बोला बोरकर कहा है, बोले बोले तुम्हारे समान इतना थर्ड क्लास इंसान नहीं देखा, बोले वो पाइजन पी के आई थी, बोले जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, बोले। और तुम कैसे, मतलब बेशर्म इंसान हो, कैसे वाहियत इंसान हो। यार तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे थे, बोले अगर वो मर गई रहती तो क्या होता। कि मम्मी आई, बोले उसके मम्मी ने बोले लेके गई, बोले बताओ क्या कर रहा हूँ मैं शराबखोरी में। कहाँ लेके जा रही है मेरी शराब, जिंदगी और मौत के बीच में औरत मेरी, और मैं साला अपने नशे में फूल, मुझे कोई लेना देना। तो 2 दिन के बाद में मैं वहां से वापस आया पायनियर से। फिर बगल में एक मुझे पहचानते थे वो, अरे बोले इधर क्या कर रहे तुम, 4-5 दिन से इधर ही दिख रहे। ऊपर में टेरिस में, बोले बगल में रूम है, आ जाओ। तो बगल में रूम मिली, और एक झंझावात चालू, नॉन स्टॉप मीटिंग, सुबह दोपहर शाम। आपने 90 दिन बोला, मैंने 250 के ऊपर कर। मैंने इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैंने कॉम्प्रोमाइज शराब के लिए नहीं किया कभी। अगर बच्चे बीमार है तो भी मुझे शराब, बच्चा हॉस्पिटल में है तो भी शराब, औरत जिंदगी और मौत से जूझ रही फिर भी शराब। तो मीटिंग के लिए मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, क्योंकि मैंने थोड़ा लिटरेचर पढ़ता हूँ। वहां लिखा है कि कॉम्प्रोमाइज इज द एनिमी ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्राम। इस आध्यात्मिक प्रोग्राम के साथ में अगर मैं मैनिपुलेशन या कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, तो मैं दुश्मनी मोड़ रहा हूँ। ये बात मुझे रियलाइज हुई, और ऐसा झंझावात चालू हो गया कि 250 के ऊपर मीटिंग हो गई। धीरे धीरे मेरा पागलपन दूर हो गया। 3 महीने के बाद में स्पॉन्सर किया, और अपनी जिंदगी की लाइफ कैलेमिटीज, जिंदगी की आपाधापी उनके सामने रखा। और कुछ ही महीने में एक स्टेप स्पॉन्सर और एक सर्विस स्पॉन्सर, इनके साथ में निरंतर वार्तालाप, बहुत सारे ओल्ड टाइमर का साथ मिला मुझे। और विशेष तौर पर मुझे विजय भाई ने बहुत मदद किया। शुरू से मैं विजय भाई के संपर्क में रहता था। वो बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो बहुत ही ऐसे चुटकी में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, हंसते हंसते ही। आज भी हंसते रहते, क्योंकि उन्होंने मेरे से भी खतरनाक जिंदगी देखी है।
तो मैं जाके चुपचाप मिलता था, कोई भी मीटिंग हो गई उनके पास में जाता था। तो मुझे जो ग्रीवेंसेस थे मेरे, हर्डल्स थे मेरे, कोई भी मेरी आपाधापी रहती थी, मैं उनको बोलता था, वो मुझे परफेक्ट सॉल्यूशन देते थे, तो मैं वहां से जम मार के निकलता। दोस्तों मैंने ये 7 साल में मैंने बहुत सारी समस्या आई, उतार आए, चढ़ाव आए, परेशानी आई, लेकिन पीछे पलट के नहीं देखा। बहुत जगह आलोचना हुई, गए साल होता है हर जिंदगी। ये नहीं कि भैया अभी दारू बंद हो गई तो मेरे सारे के सारे प्रॉब्लम क्लियर हो गए। आप लोगों ने समझा कि दारू बंद होने के बाद में दुनियादारी के दुनिया भर के प्रॉब्लम चालू, ये बात सही है, हर्डल्स इन सोब्राइटी बोला गया, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन ये 12 कदम मुझे फेस करने के लिए कैपेबल है। ये 12 कदम मुर्दे में जान फूकने का मादा रखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदम मेरे जितने भी रिगार्डिंग टू अल्कोहलिज्म या अन्य भी कोई फील्ड का मामला है या अन्य भी कोई मेरे आयाम है, अगर मैं इस प्रोग्राम को पूरी तरह अगर लागू करता हूँ, आत्मसात करता हूँ, जीता हूँ इस प्रोग्राम को, तो शायद दारू हाथ में नहीं आ सकती है। पर मुझे इस प्रोग्राम को आप लोगों ने बोला है कि भाई इसको आत्मसात करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को जीना पड़ेगा। जैसे बिल साहब ने लिखा है बिल बुक में, ये प्रोग्राम थेरी थेरी नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट अ थेरी, वी हैव टू लिव इट। आध्यात्मिकता ये कायदा नहीं है, ना सिद्धांत है, ना कोई रूल्स है, ना कोई रेगुलेशंस है, ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है। इस प्रोग्राम को जीना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा कि भाई 12 कदम पढ़ने से नहीं होगा, इस 12 कदम को मुझे लागू करना पड़ेगा। तो जर्नी चालू हो गई, धीरे धीरे 1 साल आ गया। जो परिवार मेरा चला गया था, 8 अगस्त महीने में मेरी 12 तारीख को एनिवर्सरी आती है, मैरिज एनिवर्सरी। मैं जनवरी 17-20 को आया हूँ। मेरी मिसेज मुझे मीटिंग में मिलने आई थी, और मीटिंग में जो चेयरमैन थे उनको पूछा गया मेरी मिसेस ने कि अभी बोले इनके 8 महीने से शराब बंद है, तो क्या मैं अभी जा सकती हूँ, इनकी दारू बंद हो गई परमानेंट। और चेयरमैन ने बोला परमानेंट दारू बंद नहीं हुई है, ये मीटिंग में है, फेलोशिप में है, लिटरेचर के माध्यम से और ओल्ड टाइमर के माध्यम से जब तक कांटेक्ट में है तब तक इनकी दारू बंद रहेगी। एक का प्रोग्राम, इनकी गारंटी मैं नहीं दे सकता कि कल नहीं पियेंगे, पर प्रोग्राम में रहेंगे तो डेफिनेटली नहीं पियेंगे। मेरे मिसेस को एक का प्रोग्राम मालूम नहीं था, वो बेचारी ने और ओवर टाइम लिया और 3 महीने लिया, वो 11 महीने के बाद में आई। कितना बड़ा चमत्कार हो गया। जो डाइवर्स की बात करके गई थी, कसाई इंसान के पास में नहीं रहती, ऐसा बोल के गई थी, और वो मेरा पहला साल मेडल लिया, ग्रुप ने चेयरमैन बनाया, और लड़की उस समय 10वीं क्लास। मैंने सीबीएसई से निकाल कर म्यूनसिपालिटी में डाल दिया, स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि पूरी तरह मैं छूट गया था, मतलब पूरी तरह बिखर गया था। फाइनेंशियली तो पूरा कुछ भी नहीं था मेरे पास। ऐसे सूरत में मैंने बच्ची को निकाल कर, दोनों बच्चे को सीबीएसई से निकाल कर म्यूनसिपालिटी में डाला। क्या होप कर सकता हूँ मैं? कुछ होप नहीं कर सकता। बस एक ही होप थी कि जिस दिन 10वीं का रिजल्ट था उसके एक दिन पहले मैं भगवान को प्रे किया। भगवान बोला कि यार लड़की को जैसे तैसे 35 बाउंड्री में निकल जाए। बस 1 साल हो गया था, थोड़ा सा 0.01% बदलाव घर में दिख रहा था, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं घर में, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं बच्चों को, यानी बहुत ही क्रुशियल। लेकिन क्या प्रोग्राम में मादा है, क्या प्रोग्राम में पावर है, ये मैं रियलाइज किया। लड़की का फोन आया, पापा बोले आज का पेपर पढ़ेगा? मैं बोला नहीं बेटा, मैं सुबह थोड़ा काम पे गया था, पेपर में फोटो आ गया, बोले रोती रोती बोल रही है, पापा बोले 91% आ गए मुझे। बोला बाप, एक नशेड़ी की बच्ची 91%। दोस्तों 12वीं का भी रिजल्ट सेम, फिर से अभाव मेरी। ये तो मैं आई डोंट एज्यूम, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था करिश्मा यहाँ तक होता है क्या। लेकिन आप लोगों ने एक बात मुझे बार बार बोली थी, तुम्हारी रिकवरी के साथ में तुम्हारे परिवार की रिकवरी होना सबसे ज्यादा निहायत ही जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। ये आपसे मैं बार बार सुनता था, मैं बोला ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं अभी जो चौथे कदम पर मैंने इन्वेंट्री लिया कि मेरी मिसेस को 11 महीने क्यों लगे आने के लिए, मैंने स्पॉन्सर को पूछा है। स्पॉन्सर ने मुझे ये बोला, दिलीप तुम्हारी केवल दारू बंद की, तुम्हारा घमंड, गुस्सा, अहंकार, चिड़चिड़ ये जैसे के वैसे ही थे। और फिर आगे जाके मैं थोड़ा लिटरेचर पढ़ने लगा तो ग्रेप वाइन में मेरे को मेरा आंसर मिल गया। ग्रेप वाइन में लिखा है कि इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारणा नहीं हो रही है तो इस मीटिंग में बैठने के बाद में भी मैं शराब पी के बैठा हूँ। और टाइटल है ड्राई सोबर, सूखा शराब, कोरडा मध्य पी जाला, मराठी में बोलते। ये सारी की सारी चीजें मेरे अंदर में थी, जो मेरे स्पॉन्सर के माध्यम से और आपके शेयरिंग के माध्यम से मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ
कि प्रोग्राम ये दारू छोड़ने का नहीं है। वी आर नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। आई एम नॉट एडिक्टेड टू अल्कोहल और ड्रग्स। मैं शराब का लती गुलाम लाचार बेबस मानसिक नहीं हूँ। मैं किस चीज का लती गुलाम लाचार नशेड़ी बेबस हूँ? आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी। आई एम एडिक्टेड टू एस्केपिंग रियलिटी, नॉट एक्सेप्ट। मैं मेरी वास्तविकता को नहीं मानता, और मेरी वास्तविकता क्या है? ईगो नेवर एक्सेप्ट द ट्रूथ। मेरा घमंड, मेरा अहंकार मेरी वास्तविकता को कतई नहीं मान। ये चीजें जब आपके अनुभव से और थोड़ा बहुत लिटरेचर पढ़ते रहने से एक रियलाइजेशन हुआ कि मामला शराब का नहीं है। हमेशा ओल्ड टाइमर बोलते थे दारू ये हमारा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शुरू में यही लगता था कि साला दारू की समस्या लेकर आए ये ओल्ड टाइमर। क्या विजय भाई बता रहे दारू ये अपना प्रॉब्लम नहीं है? क्यों वो सुधीर भाई बार बार बोल रहे कि दारू ये अपना प्रॉब्लम नहीं है? मामला तो हमको तो शुरू में तो यही लगता था कि ये दारू ही हमारी बंद हो जाएगा। फिर बिग बुक में 25 साल का उदाहरण क्यों आया? 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का उदाहरण क्यों आया? नेशनल कन्वेंशन में मैंने सुना था 32 साल के बाद में शराब हाथ में आ गई। मामला क्या है? दारू क्यों आ रही है हाथ इतनी लंबी सोबराइटी के बाद में भी? इसीलिए वो ग्रेप वाइन में क्लियरली लिखा है कि भाई इस मीटिंग में मैं कितने भी साल आके बैठूं, अगर मेरे में रत्ती भर भी सुधारना नहीं हो रही है, मतलब वही टोपी देना, वही 420, वही दूसरे के खाने में मिट्टी डालना, वही दूसरे के प्रोग्राम में मिट्टी डालना, वही ड्रामा, वही मतलब नाटक, वही सारे के सारे एब, वही एब, वही एड़े चाड़े, केवल दारू बंद। ये मेरे को मेरे साथ में ये बातें हुई है। मैं मेरा उदाहरण बता रहा हूँ। मेरी मिसेज नहीं है ना 8 महीने, 11 महीने नहीं। इसका कारण और मेन कारण था केवल मैं शराब से दूर था। लेकिन फोर्थ स्टेप इन्वेंट्री में मेरे ब्रेन का स्कैनिंग हो गया। फोर्थ स्टेप इन्वेंट्री में मेरा ब्रेन का स्कैनिंग हो गया, और सीधा सीधा मेरे को मेरा एक्सरा दिखने लगा कि मामला दारू का नहीं है। अब प्रोग्राम बोलता है कि भैया प्रोफाउंड चेंज इन और ऑल अफेयर। ठीक है, प्रोफाउंड नहीं होगा तो कुछ हद तक तो करना पड़ेगा, मुझे अमेंड्स तो करना पड़ेगा 8वें 9वें कदम पर। अरे कितने बड़े घाव दिया हूँ मैंने मेरे घर के लोगों को, स्पेशली मेरे मिसेस को अमेंड्स करना पड़ेगा। दोस्तों ये जर्नी आगे बढ़ने लगी, फेलोशिप में आने लगा, ग्रुप का चेयरमैन बना। अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले इंटर ग्रुप में आप लोगों ने चेयरमैन बनाए, और सर्विस में आ गया थोड़ा। मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा कि यार जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस क्या है। जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस आप लोगों ने समझ। पहले मुझे एक ही लगता था कि जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस एक ही है, भौतिकता, अच्छा मकान, लोग, प्रेस्टीज, पाइन, मान सम्मान, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं इसलिए फालतू की बातें बोल रहा हूँ कि जो आज मैं जीवन जी रहा हूँ, ये आज भी मेरे पास में सब कुछ चीजें नहीं है। ना फोर व्हीलर है, ना कोई मेरा बंगला है, ना कोई मेरे पास में गाड़ी भी है। लेकिन जो मैं सर्विस के तहत में कैरिंग द मैसेज करता था, लोगों को देखता था, और मेरी औकात मुझे दिखती थी। अभी मैं 2 दिन से, तभी मैं विजय भाई से शेयर किया, मैं 2 दिन से एक मेंबर के साथ में, वो हॉस्पिटल में नागपुर में, वो मेंबर है अपना, बेचारा बीच बीच में अंदर बाहर होता था, WCL से था। मैं कल से हूँ, मेरी मिसेज भी थी, कोई भी जान नहीं पहचान नहीं, ना मेरी मिसेज की उससे, वो मेंबर से पहचान थी, ना उसके परिवार से। लेकिन मेरी मिसेज ने क्या बोला, नहीं नहीं बोले, मैं आती हूँ बोले। बताओ, वो ना मेंबर की मिसेस को देखा, ना बच्चों को देखा, ना वो मेंबर को भी देखा। नहीं नहीं बोले, आपको बार बार फोन आ रहे, बोले मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा। कल आई वो मेरे साथ, और उसके मिसेस को अपने घर में लाई। 3 4 दिन से उनका नहाना धोना नहीं था। बोला वाह यार, क्या चमत्कारिक प्रोग्राम है। अभी मैं वहां से निकला और मैं अभी एक जगह आया और बैठ गया, अभी घर में जाने का हूँ। अल्टीमेट पर्पज ऑफ माई लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मेरे जिंदगी का मुख्य सार या मुख्य उद्देश्य या मुख्य मकसद क्या हो सकती है, आप लोगों ने समझा। मुझे सफर और अल्कोहलिक की मदद करना ही पड़ेगा। जैसे ये 12 कदम मुझे मजबूरी में लेना पड़ेगा, भला ही सजेशन करके बोला गया, सूचनात्मक। बिल साहब को मालूम था कि नशेड़ी की मानसिकता किस प्रकार की रहती है। जैसे बोला गया है कि भाई मुझे मजबूरी सही, हमारा 12/12 में लिखा है, ट्रेडिशन नंबर 9 में 12/12 में क्लियर लिखा है कि भाई मजबूरी सही, मुझे इस 12 कदम की अवहेलना अगर मैं करता हूँ तो मैंने मेरा मौत का फतवा, यानी डेथ वारंट, मौत का फतवा, डेथ वारंट मैंने साइन कर लिया। वो 12/12 में ट्रेडिशन नंबर में 9 में क्यों बोला गया? इसलिए बिल साहब ने बोला है कि द अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम इज नॉट अ गेट टू सोबर। केवल और केवल शराब से दूरी रहने का ये प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ माई लाइफ इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मेरे जिंदगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक खुशनुमा जिंदगी देना चाहता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस। जीवन में अगर सुख और शांति और चित्त शांति और मन शांति, इससे बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये मैंने 20 साल शराबखोरी में दुनिया भर का माइंड सफोकेटेड,
दुनिया भर के माइंड के अंदर में साली बेचैनी, दुनिया भर का स्ट्रेस, दुनिया भर का डिप्रेशन, दुनिया भर का एंग्जाइटी, सुकून और चैन कहा, सुकून और चैन नहीं था। लेकिन आज ये 7 साल से मैं देखता हूँ, आज की सुबह की बात है, लड़की उठ के आई, पापा बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, लड़का कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे, मिसेस गले मिल रही है, आज बोले तुम्हारा प्रॉपर डे है। वाह, थैंक यू वेरी मच। तो ये ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमेशा औरत के चेहरे पे 12 बजने वाले, हमेशा औरत बच्चों के चेहरे पे 12 बजने वाले, आज जो नूर है, आज जो ग्लो है, कहाँ से मिला है? कोई मैंने बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, या बहुत बड़ा मैंने कोई परिश्रम या पराक्रम नहीं किया। बस आप लोगों को सुनते रहा, आप लोगों को सुनते रहा, क्योंकि मुझे सुनना पड़ेगा जिंदगी भर। एक हमारा स्लोगन है, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, वैसे एक स्लोगन है, वंस एन लर्नर ऑलवेज एन लर्नर। ये ऑनलाइन मीटिंग में मैंने किसी भाई से सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बोला यार क्या बात है, वंस एन लर्नर ऑलवेज एन लर्नर। साल महीने कितने हो रहे, ये बात यहाँ मैटर नहीं करती, ये मेरे को आज का दिन जीना है बस। और वो भी अच्छे खुशनुमा जिंदगी, एक खुशहाल लाइफ। ये पैसे से नहीं आता, भौतिकता से नहीं आता। मैंने कितने लोगों को लॉकडाउन में मरते हुए देखा है, मैं भी था लॉकडाउन में पॉजिटिव, मेरा लड़का घर में पॉजिटिव, और मैं सरकारी हॉस्पिटल में मेयो में पॉजिटिव। कितने लोगों के पैसे बैंकों में जलते रहे, लेकिन मुझे ईश्वर ने फूल के समान निकाल दिया। आप लोगों के फोन आ रहे थे, आप लोगों के फोन आ रहे, दिलीप तुमको कुछ नहीं होगा। और मेरी औरत बोलती थी बार बार, मेरी मिसेज बोलती थी कि मेयो हॉस्पिटल से वापस आना प्राइवेट से कठिन काम है, वो रोती थी बेचारी। आज ये बात रियलाइज होती है, चूहा और दवा, चूहा और दवा। डेफिनेटली मैं मानता हूँ, आज मैं भगवान को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन अस्तित्व में हवा है, अस्तित्व में हवा है, एग्जिस्टेंस में हवा है, जिसके वजह से मैं आज जिंदा हूँ। तो मैं क्यों, नास्तिक या आस्तिक का मामला ही नहीं है। मैं एक्सट्रीमली नास्तिक प्रकार का आदमी था, बहुत ही खतरनाक नास्तिक। लेकिन जहाँ एग्जिस्टेंस की बात आती है, अस्तित्व की बात ही है, जिंदा हुआ ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? एक्सेप्ट एक्सेप्ट स्वीकार, अभी रिएक्ट वाला मामला नहीं है, जस्ट आई एम रिस्पॉन्ड, एवरीथिंग इज रिस्पॉन्ड। क्यों? ये पेशेंस कहाँ से आया? ये आपके अनुभव से आया पेशेंस। मुझे सुनना पड़ेगा, दिन महीने साल का मामला ही नहीं है। एक शब्द बोला था विली डी साहब ने, उनके बर्थडे में अभी 54 या 55 बर्थडे हुआ था। एक शब्द बोला था उन्होंने अपने शेयरिंग में, सोबराइटी इज बेयर बिगिनिंग। इसका मतलब सात्विकता या दारू की दूरी केवल शुरुआत है। अब मेरे तो एकदम मेरी ये जो भूया एकदम टाइट हो गई। ये 54 साल 55 साल होने के बाद में भी वो इंसान बोल रहा है कि सोबराइटी इज बेयर बिगिनिंग, सात्विकता शुरुआत है। लेकिन मैं तो 2-4 साल में भूल जाता हूँ। सर समझ गया मुझे, अभी किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज राइट, ये मेरी मूर्खता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी मूर्खता में नहीं है, ये जो ज्ञानी होने का जो भ्रम है, ये उसकी मूर्खता है। ये मेरे अंदर में थी। दिलीप भाई माफी चाहूंगा, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, इसीलिए बीच में एक फोन आया था। ओके ओके, कंटिन्यू। हेलो। जी 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 दिलीप भाई हेलो। बोलिए। बोलिए दिलीप भाई। सॉरी सॉरी। नहीं बोलिए। तो दोस्तों, बहुत ही असीम भगवान की कृपा, जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस टाइप का भी जीवन इधर मिल सकता है। दुनिया भर के समस्या परेशानी, आज ये समझ में आता है कि उसका सोल्यूशन शराब में मैं नहीं ढूंढता। तकलीफ भी आई, परेशानी आई, बहुत सारे हर्डल्स आए, ग्रीवेंसेस आए, लेकिन दोस्तों आज सॉल्यूशन शराब नहीं है। मतलब ये रियलाइजेशन हुआ है जब फोर स्टेप इन्वेंट्री और बाकी की जब मैंने इन्वेंट्री लिया स्पॉन्सर के माध्यम से, और सही मायने में देखा कि मुझे एक खुशनुमा जीवन जीना है। सही मामले में मुझे और मेरे साथ में मेरे परिवार को भी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखाया मैंने मेरे परिवार को है। तो 8वें 9वें कदम पर मैं अमेंड्स करते रहा। आज जो मैं रिस्पांस देखता हूँ घर के अंदर में, ऐसी मानसिकता पहले कभी नहीं थी, 7 साल पहले कभी नहीं थी। लेकिन ये क्या चमत्कार है भगवान का, जो मैं कभी अजूम नहीं किया, कभी कल्पना नहीं किया कि सही में एक मुर्दे में जान फूकने का मादा इस अल्कोहलिक सेरेनिस के 12 कदम में है। अभी मैं 2 साल थोड़ा चंद्रपुर, वनी, बरोड़ा, बल्लार शाह में उधर मेरे काम धंधे से रहता रहता था। बड़ी अच्छी फेलोशिप मुझे मिली। कभी हमेशा न्यू कमर के साथ में काम करने का अवसर, उन्हीं के साथ में रहने का अवसर, हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता। मैं बाकी चीजें सब भूल जाता हूँ भाई। आज भगवान ने इतना दिया है, आज भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है यार। 2 टाइम का खाना, 2 टाइम के निवाले बड़े अच्छे मिल रहे हैं। किसी को टोपी देने की जरूरत नहीं है, किसी से फरेब करने की जरूरत नहीं है, किसी से झूठे वादे करने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं। बड़ा पेशेंस है। कैसा ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है, बहुत ही खुशनुमा लाइफ। इसलिए मैंने जब भी बोला कि भाई मेरी जिंदगी का जो अल्टीमेट पर्पज है
वो एक ही पर्पज है कि मुझे एक न्यूकमर्स अल्कोहलिक की मदद करना पड़ेगा, तभी मैं सोबर रहूंगा। और दूसरा, मुझे खुश रहना पड़ेगा। आज मैं कभी खेती खलिहान में जाता हूँ गांव के तरफ में, अगर 5 एकड़ की जमीन है, दोनों मियाँ बीवी जब साथ में खाना खाते हैं, और यहाँ पे 50,000 रुपये महीने वाला आदमी नागपुर में देखता हूँ, और वो बेचारे वहाँ पे 5,000 रुपये महीना कमाने वाले कितना सुकून से जिंदगी जी रहे, क्या रियलाइज करते हैं वो लोग। ये चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में जब मैं अपना डिटेक्शन करता हूँ फोर्थ इन्वेंट्री के ऊपर में, तो पूरा सब एक्स्ट्रा मेरे सामने आ जाता है कि मेरी पैदाइश किस लिए हुई है, मेरी पैदाइश होने का क्या राज था, क्या उद्देश्य था। यानी कभी जिंदगी में किसी को मदद नहीं करने वाला इंसान आज किसी का एक फोन आता है तो 12 स्टेपिंग करने के लिए या कैरिंग द मैसेज के लिए पहले प्रायोरिटी रहती है। क्यों? कि नहीं यार, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी ये नैतिक नैतिक फर्ज है मेरा कि यार मेरे लिए भी आप लोगों ने काम किया है। शायद आपने मुझे कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के शायद मुझे मीटिंग में नहीं लेके गए रहते, तो आज तो मैं निपट गया रहता ना। अभी तक निपट गया रहता मैं। इसलिए अंदर से एक फीलिंग्स आती है, इनर हार्ट से एक फीलिंग्स आती है कि नहीं, मुझे नए भाई को मदद करना ही पड़ेगा। एक बिल साहब का बड़ा अच्छा कोटेशन है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो स्टोरी है, यानी कहानी है, ये कोई सक्सेस स्टोरी नहीं, ऐसा वहां पे लिखा है इंग्लिश में है, ए स्टोरी। कोई सक्सेस की स्टोरी नहीं बोलता है, वो बोलता है कि भाई एक ट्रांसमुटेड ट्रांसमुटेड ऐसा हो जाए, एक मतलब ट्रांसमुटेड का मतलब होता है एक परिवर्तन, परिवर्तित कर देती है, जिसमें जो सफरर अल्कोहलिक होता है उसकी जो पीड़ा और यातना क्या होती है, ये एक अल्कोहलिक अपनी पीड़ा और दर्द और यातना से जब निकलने का प्रयास करता है इस प्रोग्राम के चलते हुए, तब उसमें एक आध्यात्मिक बदलाव की दिशा में चला जाता है। बड़ा सुंदर वो कोटेशन लिखा है। तो ये जो पीड़ा, ये जो दर्द है, ये वही जाने जो एक एक्सट्रीम अल्कोहलिक होता है। जब मैं उसको कैरिंग द मैसेज करता हूँ, थोड़ा साथ में लेके जाता हूँ, तो मुझे भी बड़ा सुकून मिलता है कि नहीं यार, एक जमाने में मैं भी ऐसा ही था। मैं आज जो मुझे मिला है वो मुझे बांटना पड़ेगा, मुझे घर में बैठ के नहीं रहना पड़ेगा। मैं देखता हूँ अभी बहुत सारे, जब भी एक भाई ने 34 साल 35 साल की बात किया, मैं आज देखता हूँ जिनको इतने साल हो गए, आज जिनकी उम्र 80 है, 81 है, 82 है, ये लोग आज भी काम कर रहे हैं। 35 साल की सोब्राइटी, 40 साल की सोब्राइटी, 44 साल की सोब्राइटी, इसके अंदर में और भी लोग हैं, वो भी आज मैसेज आए कि हाँ दिलीप, मैं कहाँ चलना है। अभी विजय भाई की बात ले, ज्यादा दूर नहीं जाता हूँ, उनको फोन करो तो वो तुरंत तैयार हो जाते हैं, नहीं दिलीप मैं आता हूँ, बोल कहाँ है। ये इनर हार्ट से एक फीलिंग्स ये प्रोग्राम देता है मेरे चेहरे के ऊपर में। इनर हार्ट से फीलिंग्स मेरे फेस पर आना चाहिए जब मैं कदम करता हूँ। तो ये जो इनर हार्ट्स में जो फीलिंग्स मेरे चेहरे पर आती है कि मेरी जो मदद है किसी सफर अल्कोहल को, अगर शायद वो रुक जाए, मेरी तो कोई औकात नहीं कि वो मेरे वजह से शराब छोड़े, मेरी औकात ही नहीं ना, और कभी हो भी नहीं सकती। लेकिन माध्यम ऐसा है कि 12वां कदम मुझे यही बोलता है कि जो मुझे मिला वो मुझे बांटना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंटल है। ये सोब्राइटी या जो रिकवरी मुझे मिली है, शराब से जो दूरी मिली है, ये रेंटल है, मतलब किराए से मिली है, तो मुझे इंश्योरेंस में देना पड़ेगा। 12वें कदम में लिखा है कि सोब्राइटी इज नॉट अवर ओन्ड, इट्स रेंटेड एंड इट्स ड्यू एवरीवेयर। मुझे किस्तों में देना पड़ेगा, ये रेंटल है, ये किराए से मिला है। वो पीड़ित भाई को मुझे मदद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ में मैं भी सोबर रहता हूँ। वो तो सोबर होता है, लेकिन मेरी औकात मुझे मालूम पड़ जाती है। आज की बात है, दो मुझे मैसेज आए, उनके भी पहले पहले दिन थे। मोबाइल पे ही मैंने उनको जो भी 12 स्टेपिंग करना था या कैरिंग द मैसेज करना था वो कर लिया। लेकिन मैं बोला हॉस्पिटल में हूँ, बोला एक मेंबर चंद्रपुर से आया है, मैं निकल नहीं सकता, बोला वो वेंटिलेटर पर है। तो जितना मैंने समझाना था तो समझा दिया, और तुरंत उस एरिया के जो जिम्मेदार साथी थे उनको मैंने पास इट ऑन कर दिया। फिर बाद में उनसे फीडबैक लिया, बोले हमारी बातचीत हो गई है। ये कहाँ की जिम्मेदारी है भैया? ये ऐसी जिम्मेदारी कभी पहले होती थी? किसी ने अगर बोला कि कोई काम है, अरे यार बाद में देखो, अरे यार कल कर दूंगा। तो ये 27 या 28 अप्रैल का डेली रिफ्लेक्शन है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस यानी क्या, आध्यात्मिक विकास यानी क्या। तो वहाँ एक ही लाइन में लिखा है जिम्मेदारी और विनम्रता। ये तो विनम्रता भी नहीं थी ना जिम्मेदारी थी। आज क्यों लगता है
किसी भाई का अगर कैरिंग द मैसेज के लिए फोन आए तो पहली प्रायोरिटी उनको देना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आप लोगों ने वो प्रायोरिटी मुझे दिया है। आपने अपना तन मन धन मुझे दिया है, तब तो आज जो भी अस्तित्व अल्कोहलिक साइंस ने बनाया अस्तित्वहीन इंसान था। पर्पजलेस लाइफ थी। कोई जीने का उद्देश्य नहीं था, कोई मकसद नहीं था। यानी एक बहिष्कृत, सोशल बाइकआउट, बहिष्कृत आदमी इस टाइप की मेरी मानसिकता बन चुकी थी। बल्कि मेरे व्यवहार ही वैसे थे, मेरे नेचर ही वैसे थे। इसमें उनका दोष नहीं था। आज मुझे समझ में आ रहा है कि हमेशा मैं दूसरे को दोष देने वाला इंसान, आज मैं प्रोग्राम को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो डेफिनेटली सारे के सारे दोष मेरे अंदर में थे, दूसरे में नहीं थे। ये इसकी रजामंदी, इसका स्वीकार भाव आज मैं करता हूँ, और ये मरते दम तक मुझे करना ही पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा भी बोलूं अभी कि यार मेरी गलती नहीं हो सकती, तो वो स्पिरिचुअल प्राइड है, एक आध्यात्मिक घमंड है। और उसके बाद में मेरे क्या न्यारे वारे होंगे, मैं कब निपट जाऊंगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। ये प्रोग्राम को दोस्तों मैं पूरी तरह प्रयास करता हूँ फॉलो करने का। और जो कभी सोचा नहीं था, ऐसी खुशनुमा जिंदगी, ऐसी एक चित्त और मन और शांति की जिंदगी अभी मैं ये 7 साल से जी रहा हूँ। और आप लोगों ने 1 मिनट बचा है, आप लोगों ने जो मुझे या जो उम्मीद जताई, मतलब मुझे बुलाया गया अपने अनुभव कथन के लिए, मैं आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। पायनियर ग्रुप का शुक्रगुजार हूँ, विजय भाई का शुक्रगुजार हूँ, चेयरमैन साहब का गुजार हूँ, मेरे स्पॉन्सर का शुक्रगुजार हूँ, और डॉक्टर बाब और बिल्डब्ल्यू इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मेरे जो अनुभव थे, आप लोगों ने जो मुझे स्ट्रेंथ दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।